शो डैट द फंक्शन, मैं लिख भी देता हूँ, शो डैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू e टू द पावर माइनस जेड टू द पावर -4, z is not equal to 0, f0 equal to 0 is not analytic, at z equal to 0, is not analytic at z equal to 0, although CR equation are satisfied at that point. CR equation satisfied at that point. हाँ, CR इक्वेशन जानते हैं ना आप लोग। अब ये क्वेश्चन है, देखिए अब इसको ध्यान से समझिएगा आप, क्या है ये क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। क्वेश्चन में है कि जो फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर माइनस जेड टू द पावर -4, जेड इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्योंकि अगर मैं इस जेड के पावर -4 को अगर लिखूंगा तो 1/z के पावर 4 लिखना होगा, और जब 1/z के पावर 4 आप लिखेंगे और जेड इक्वल टू मान लीजिए बाई चांस 0 हो गया तो 1/z का जगह 0 जाएगा तो 1/0 इन्फिनिटी होने लगेगा, तो ये फंक्शन ही अनडिफाइंड होने लगेगा, है ना। और अनडिफाइंड जब फंक्शन है तो उसके लिए हम लोग कुछ भी बात नहीं करेंगे, डिफाइंड फंक्शन के लिए हर बातें होंगी, इसलिए जेड इज नॉट इक्वल टू 0। और ये भी वैल्यू दे दिया है कि अब 0 इक्वल टू क्या है 0। इसका यूज कहाँ कर लेंगे हम लोग, जब हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं, तो एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ जेड माइनस f0 अपॉन जेड करते हैं ना, तो f0 का स्थान क्या रख देंगे 0 रख देंगे। तो करा इज नॉट एनालिटिक। ये देखा, ये भी एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं। मैंने बताया था कि आप एक आध एग्जाम्पल ऐसा दिमाग में भर लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन पूछता है गिवन एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन, है ना, विच इज नॉट एनालिटिक बट सेटिस्फाइड CR इक्वेशन। तो ये भी एग्जाम्पल था, कल का जो क्वेश्चन कराया था वो भी था, है ना। लेकिन ये सब ओरिजिन वाले हैं, देखिए याद रखिएगा। तो ये जो है CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ये आपको शो करके दिखाना है, बट ये एनालिटिक नहीं है। तो अगर कोई फंक्शन CR इक्वेशन सेटिस्फाई करे और एनालिटिक ना हो तो इसका एक ही रीजन हो सकता है कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है, यही इसका रीजन एक ही है। अच्छा, अब किस पॉइंट पर, तो यहाँ तो फिक्स है क्योंकि सब बातें ओरिजिन पे हो रही हैं। इसका मतलब यह है कि यह जो आपका फंक्शन गिवन फंक्शन है यह CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा एट द ओरिजिन, है ना, बट उसी ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई। यही काम करना है आपको। तो चलिए हम निकालते हैं CR इक्वेशन। अब CR इक्वेशन सेटिस्फाई कराने के लिए आपको u और v चाहिए। तो पहला आपका टास्क ये रहेगा कि ये जो एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर माइनस जेड टू द पावर -4 है, पहले इसे u और v में आप अलग अलग कर लें। जब u और v मिल जाएगा तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। आप क्या करेंगे, वही डेवा u अपॉन डेवा x, डेवा u अपॉन डेवा y, डेवा v अपॉन डेवा x, डेवा v अपॉन डेवा y एट दी ओरिजिन फार्मूला लगा देंगे। और मैंने कल बताया भी था कि फार्मूले को जब लगाते हैं तो रिजल्ट बहुत तेज़ी के साथ आता है। कल आपने देखा जो है फार्मूला भले बड़ा आप लिखते हैं कि लिमिट इतना करके ux0 माइनस u0 0 अपॉन x, पर कुछ नहीं होता। जैसे रखेंगे आप तुरंत आपका रिजल्ट निकल के आता है। आपके ऐसे ही क्वेश्चन आपके इससे ठीक किए गए हैं। अच्छा, अब ये जो 4-5 क्वेश्चन है ना, ऐसा नहीं कि अब ऐसे ही तमाम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, नहीं, यही 4-5 क्वेश्चन हमेशा घुमा फिरा के यही सब आते हैं। इसके अलावा कुछ आया था ना आएगा, ये जान लीजिएगा। तो ये सब स्पेशल क्वेश्चन है, तो इनको आपको स्पेशली तैयार करना है, ठीक है। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम पहले u भी, पहला टास्क हमारा यही है कि हम क्या फाइंड कर लें u भी। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। एफ जेड इक्वल टू दिया है e टू द पावर माइनस जेड टू द पावर -4, क्लियर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर -1 अपॉन जेड टू द पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ऐसा कर लिया यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ में क्या कर सकते हैं इसको, e टू द पावर -1 अपॉन, ठीक ना, x प्लस आई वाई टू द पावर 4, क्लियर है। ऐसा कर लिया मैंने। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे, अब ये चीज़ है x प्लस आई वाई टू द पावर 4 है। अब मैं करता हूँ इसको x माइनस आई वाई टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट है तो उसको हम अलग से कैलकुलेट चलिए कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ करते जाएंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। मतलब हमको कोई ये निकालना रहेगा, ये तो तुरंत निकल जाएगा। कैसे, पावर 4 को ऐसे ही रहने दो, पावर 4 को ऐसे, ठीक है। प्रवीण सर से बात करा दो, देखिए यहाँ पे, ठीक है, आ रहे हैं।
x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई है ना यहाँ पे, तो x प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 4, ये तुरंत तक काम खत्म हो जाएगा, है ना। बस ए निकालना बाकी रहेगा, तब तक हम उनसे बात करके आते हैं। आप ये निकाल कर बता दीजिए कौन सा, x माइनस आई वाई टू दी पावर 4। क्या करना है मालूम है आपको, क्या करना है, x माइनस आई वाई पहले स्क्वायर निकाल लीजिए और फिर आप यहीं निकल ही चुका रहेगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए और रियल अलग कर लीजिएगा, इमेजिनरी अलग। फिर बताइए कितना आ रहा है। हाँ अभी तुरंत आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आप मल्टीप्लाई किए, आपका यह आ गया मल्टीप्लाई करने के ऊपर, ये लिख दिया मैंने और सबको मैंने अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने पे आपका ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्लियर है ना बेटा, दिखाई दे रहा है जी चश्मा लगाने पे भी। चलो तुरंत करो। अभी कुछ भवानी लोग गायब हैं, इधर आप लोग भी गायब हैं बहुत लोग। बस वही है, बस देखने में एक्सप्रेशन है और कुछ है नहीं, भी कुछ बहुत बड़ा काम इसमें हुआ नहीं है, या तो बहुत विशेष फार्मूला या कुछ विशेष कॉन्सेप्ट नहीं लगा है, सिंपल बैलो वाला खाली काम हुआ है ना। बस लिखते जाना है इसको, पेज भर रहा है खूब ना जम के। हो गया। चलो देखो, अब हमको u भी मिल गया ना, लिख दूं मैं यहाँ पे कि u क्या है v क्या है, उसको मैं लिख दे रहा हूँ, लिखिए इसको। तो u एक्स वाई दस u एक्स वाई, तो आपको u एक्स वाई मिल गया बेटा e टू दी पावर ना 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यह है ब्रैकेट में है ना, या कैसे है, नहीं ब्रैकेट बाहर है ना, माइनस एक्स के पावर 4 माइनस वाई के पावर 4 अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू दी पावर 4, यही ना, और इंटू कॉस, और ब्रैकेट में आपका है 4xy और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर 4, हो जाएगा u, है ना, कुछ नहीं करना है। फिर ये वी एक्स वाई की बात कीजिए यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा आपका वी एक्स वाई, ये हो जाएगा आपका e टू दी पावर सेम लिख दें सही, है ना, इनटू साइन, और ये भी आपका यही लिख लेंगे ना, ये इस तरीके से आप ऐसे मत कर दीजिएगा, लिखिएगा,
हाँ, आलस नहीं आना चाहिए। यह हो गया यू एक्स वाई वी एक्स वाई आ गया। अब हम निकालते हैं जो है सी आर इक्वेशन का यूज करके, देखते हैं सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। आइए सी आर इक्वेशन के लिए आते हैं। डेभा यू अपान डेभा एक्स, डेभा यू अपान डेभा एक्स क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 यू एक्स 0 माइनस का यू 0 अपान एक्स, यही ना। अब ध्यान दो यहाँ पे यू एक्स 0 निकालना है, मतलब वाई के स्थान पे 0, वाई के स्थान पे 0। चलो वाई का स्थान 0 रख दो यहाँ पे, ये समाप्त हो गया, ए भी समाप्त हो गया, ए भी समाप्त हो गया। ध्यान देना, है ना। क्या मिला बताओ, माइनस एक्स के पावर 4, देखो ई टू दी पावर माइनस एक्स पावर 4 ऊपर मिला ना, और अपान में एक्स के पावर 8, मतलब आपको मिलेगा ई टू दी पावर -1 अपान एक्स के पावर 4, यही ना, ये मिल गया। तो ये वैल्यू आ गई ई टू दी पावर -1 अपान एक्स के पावर 4। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं ना है, बस रख दीजिए, तुरंत आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आ जाओ, y 0 पूरा साफ हो जाएगा, यहीं y 0 रख दो, और सब क्या आता है छोड़िए, भाड़ में गया, ये पूरा 0 हो गया, कहाँ 0 1, तो ये हो गया आपका काम खत्म। आगे वैल्यू ये वैल्यू आ गई। अब माइनस यू 0 है ना, अब उसको देख लीजिए। तो जब यू 0 करेंगे तो ये तो आपका 1 हो ही जाएगा। यहाँ देखिए ऊपर ये पूरा 0 हो जाएगा, 1 पावर 0 कितना जाएगा 1 मिलेगा, लेकिन इसका ये कितना है, ये भी 1 है ना, तो कितना हो गया 1 हो गया, 1 हो गया अपान एक्स, यही तो। आगे देखिए क्या है, लिमिट है ना, लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब देखिए कितना आ गया यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे लिमिट को रखूँगा तो रिजल्ट्स क्या आएंगे, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या भाई, इन्फिनिटी आ जाएगा, नहीं। यहाँ रखेंगे, रुको, यहाँ देखो, यहाँ रखेंगे कितना जाएगा 1/0, e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है 0, या देखिएगा ये चीज़, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, ठीक बराबर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ रखोगे तो 0 रखोगे ना यहाँ पे, तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी, तो माइनस है आगे, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये 0 होता है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं इसमें, है ना, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि e का वैल्यू 2.7 होता है, और 1 से ज़्यादा अगर कोई रहता है उसके पावर अगर आप माइनस इन्फिनिटी लगाएं तब वो घटेगा, जब पावर उसके जब -1 -2 करेंगे तब वो घटेगा, अगर उसके पावर प्लस करेंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो e के पावर प्लस इन्फिनिटी, e के पावर माइनस इन्फिनिटी 0, ठीक है ना। तो ये जाएगा कितना 0, और 0 -1 और अपान 0 कितना जाएगा यहाँ पे, तो इन्फिनिटी आ रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या। रिजल्ट ऐसा नहीं आना चाहिए, रिजल्ट आपका कहाँ गड़बड़ हो गया इसमें, रिजल्ट आपके आने चाहिए 0, क्योंकि इन्फिनिटी आएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, रिजल्ट आपका 0 आना चाहिए। हाँ, नॉट सेटिस्फाइड नहीं बोला है, सेटिस्फाइड, हाँ नहीं करना नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, करना नहीं है कि नहीं वो कर दिया तो मतलब कर देंगे, और कह रहा था नहीं कर तो नहीं कर देंगे, जो है वही आएगा। मतलब इन्फिनिटी आएगा तो फिर ऐसे ही सब में तो आने रहेगा ना, और इन्फिनिटी कोई मतलब नहीं तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट रुकिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो मान लीजिए ठीक है, यहाँ पे ये वन ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, 1 आएगा क्या, इसमें दूसरे तरीके से सॉल्व किया मैं, दूसरे तरीके से कंटिन्यू, काश 0 तो 1 ही आएगा, क्या ये तो 0 होगा नहीं, इसमें यही रिजल्ट्स के रूप में है यू एक्स 0 e के पावर माइनस एक्स पावर -4, सही है, वो तो बराबर है, ये यू 0 दिया है, ये यही गड़बड़ है, ये कैसे आ सकता है, ये बराबर बात है, नहीं ये बराबर बात है कि ये वैल्यू आप कहाँ से डिसाइड कर लिए, जब रखेंगे 0 आप 0 रखेंगे यहाँ पे, तो यह भी 0, यह भी 0, यह भी 0, यह भी 0, तो ये 0/0 है, ये देखिए जल्दबाजी किए हैं, तो ये 0/0 है, और 0/0 को हमने खाली 0 मान लिया था, और तब हमने 1/0 कर दिया था, बट 0/0 जो है नॉट डिफाइंड के स्टडी में चला जाएगा, बात समझ में आ रही है कि नॉट डिफाइंड की स्टडी में चला जाएगा। तो ऐसे केस में जो है इसको हम =0 लेके चलेंगे, माइनस इन्फिनिटी मानकर, नॉट डिफाइंड, तो इसको हम जो 0/0 है ना, ये लिमिट के कॉन्सेप्ट से 1 पावर माइनस इन्फिनिटी में चला जाएगा,
और ये रिजल्ट आपका 0 के रूप में आएगा। याद रखिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, हम सोचे 0, हम खाली ऊपर मान के 0 से समाप्त कर दिए। 0/0 या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, और जब e के पावर 0/0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगा तो उसे आप e के पावर माइनस इन्फिनिटी मानते हैं, कंसीडर करते हैं, और उसको तब बोलेंगे 0। तो ये रिजल्ट आपका 0 होगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 0 हो जाएगा। कभी भी मत कीजिएगा ऐसा, 0/0 का वैल्यू नहीं होता, इसकी वैल्यू नहीं होती। तो इसको यहाँ पे इसके केस में माइनस इन्फिनिटी लेके चलते हैं, इक्वल टू 0 मानते हैं। ठीक है, ऐसे। अब देखो यहाँ पे, तो इस तरीके से जब ये हो जाएगा ना तो अब सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट देखो ध्यान से, x टेंड्स टू 0, अब इसको अपान में ला दीजिए, इस वाले को अपान में ला दीजिए, तो मालूम क्या हो जाएगा, 1/x तो है है, और e के पावर या माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब e के पावर x का एक्सपांसन, तो मालूम कितना जाएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1/x, अब कीजिए इसका एक्सपांसन, तो 1 + x/फैक्टोरियल 1 ऐसे ही चलता है ना, तो कितना होगा यहाँ पे, e का x का एक्सपांसन क्या होता है, 1 + x/फैक्टोरियल 1 ऐसे ही चलता है, तो जाएगा कितना, 1 + 1/x⁴ प्लस x² ना, तो 1/x⁸ 8 × फैक्टोरियल 2 ऐसे कंटिन्यू होगा। अब ध्यान से यहाँ पे, जब ऐसे कंटिन्यू होगा तो जब रखेंगे आप x टेंड्स टू 0, x को अंदर ले लो, x को कहाँ ले लो आप, अंदर ले लो, तो लिमिट जब इसको अंदर ले लोगे x टेंड्स टू 0, तो 1/, जब इसको अंदर लोगे तो x मिल जाएगा, और प्लस 1/x³ मिल जाएगा, और प्लस 1/x⁷ × फैक्टोरियल 2 मिल जाएगा, प्लस डॉट। अब जब x टेंड्स टू 0 आप रखेंगे यहाँ पे, यहाँ रखेंगे टेंड्स टू 0, यहाँ रखेंगे टेंड्स टू 0, तो 1/0 क्या, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट में रखेंगे, जोड़ेंगे 0 तो इन्फिनिटी ही आएगा, और टोटल अपान में इन्फिनिटी आएगा नहीं आएगा, बताओ, 1/0 इनफाइनाइट, यहाँ भी 1/0 इनफाइनाइट, और ये 0, तो आगे सब इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, अब प्लस 0 कर देंगे इन्फिनिटी ही आएगा, तो डिनोमिनेटर में पूरा इन्फिनिटी आ गया, और 1/∞। बात समझ में आ रही है, 1/∞, 0। तो इस तरीके से जो डेभा u/डेभा x आ गया, वो कितना आ गया, 0। ऐसे सेम वे में, अब छोड़ दूँ आप पे ना, ऐसे सेम एकदम सेम पैटर्न पे करेंगे, डेभा u/डेभा y भी 0 आएगा, डेभा v/डेभा x भी 0 आएगा इसका, और डेभा v/डेभा y भी 0, सेम पैटर्न पे चलेंगे, एकदम ऐसे ही करेंगे, और एकदम हूबहू ऐसे ही आएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये आपका 0 हो गया। अब बोल देंगे क्या, 10 CR इक्वेशन सेटिस्फाइड, इसको लेकिन आप लोग लिखिएगा, करिएगा, और ऐसे ही करना, कुछ नहीं करना, ऐसे ही पूरा आएगा सेम टू सेम, सेटिस्फाइड। क्लियर है, CR इक्वेशन सेटिस्फाइड। जब y वाला चलेगा तो 1/, जो है यहाँ पे y पावर 4 चलने लगेगा, तब यहाँ y टेंड्स टू 0 चलने लगेगा, है ना, सब कुछ तो पता ही आपको। तो CR इक्वेशन हो गया क्या, सेटिस्फाइड। अब क्या देखेंगे हम लोग, डिफरेंशियबिलिटी। आइए डिफरेंशियबिलिटी देखिए, तो नाउ f'(z), अब देखो ध्यान से, f'(z) क्या लिखते हैं, लिमिट, हाँ, f(z) f0/z। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट, ध्यान देना है यहाँ पे, z टेंड्स टू 0, f(z) जो दिया है क्वेश्चन वही लिखिए, e के पावर -z के पावर -4, ठीक, और f0 तो 0 ही दिया है, क्वेश्चन में दिया था, है ना, तो ये 0 और अपान क्या हो जाएगा, z। ठीक है, अब ध्यान समझिए, मैंने कल आपको बताया था, जो मेन कॉन्सेप्ट था कि देखिए रियल एनालिसिस में जब आते हैं तो रियल लाइन पर हम किसी पॉइंट पर अगर हम लिमिट देखते हैं तो या तो हम उधर उसकी तरफ लेफ्ट की तरफ से अप्रोच कर सकते हैं तो राइट की तरफ से, लेकिन जब वही चीज़ कॉम्प्लेक्स में आते हैं तो हम प्लेन में चले जाते हैं, हम लोग लाइन पर नहीं रहते तो हम कहाँ चले जाते हैं, प्लेन में। क्योंकि कॉम्प्लेक्स में इसे z मतलब x, y आर्डर पेयर, जब आर्डर पेयर में कोई पॉइंट दिखाना था तो वो प्लेन में चले जाते हैं हम। जब प्लेन में आते हैं तो प्लेन में किसी पॉइंट पर आपको पहुँचना है तो आपके पास उसके पास पहुँचने के इनफाइनाइट रास्ते होते हैं। फिर मैंने बताया कि अब जब इन्फिनिटी रास्ते हैं तो हर एक पॉइंट जो है रास्ते से होकर आप निकालेंगे डिफरेंशियबिलिटी, हर एक पाथ के लॉन्ग अगर वैल्यू सेम आती है तब बोलेंगे डिफरेंशिएबल। अगर कोई एक भी गड़बड़ किया तो नॉट डिफरेंशिएबल। अब सुनो मेरी बात, ध्यान समझना यहाँ पे, तो अगर कोई डिफरेंशिएबल है तो नियम यह होता है कि हर एक पाथ आप उसको चेक करें, हर एक पाथ। देखो बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है यह, इसलिए जो क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन देगा ना कंपलसरी वो नॉट डिफरेंशिएबल वाला ही देगा, क्योंकि अगर आपसे बोले कि बताओ ये डिफरेंशिएबल है और डिफरेंशिएबिलिटी चेक कीजिए, इन्फिनिटी रास्ते कहाँ से बनाएंगे आप, कहाँ से चेक करेंगे, कैसे कर पाएंगे भाई। आपको हर एक पॉसिबल वे चेक करना होगा, हर एक पाथ लेना होगा और सबके लॉन्ग वैल्यू देखेंगे, जब सब बराबर आएगा तब आप कह पाएंगे कि डिफरेंशिएबल है। और नॉट के लिए, नॉट कोई एक को गड़बड़ दिखा दिए काम बन जाएगा,
तब मैंने जो कल क्वेश्चन कराया था बस कोई 2 ले लिया था, नॉट इक्वल हो गया, कहानी खत्म। अब जो बचे और है इन्फिनिटी, अब वो पता नहीं क्या आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो क्वेश्चन आपको जो सेट करके दिए जाते हैं ना, वो नॉट डिफरेंशिएबल वाले दिए जाते हैं, ताकि बच्चा कोई 1 या 2 ही पकड़े और ख़त्म कर दे कहानी वहीं पे। बात समझ में आ रही है? और अगर मान लीजिए जो है ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देगा कि नहीं बोल देगा डिफरेंशिएबल दिखाइए, तब तो हो चुका। ये पॉसिबल नहीं है, ये बातें नहीं हो पाएंगी कि नहीं आप उसको डिफरेंशिएबल ऐसे दिखा लेंगे जैसे हम लोग जिस पैटर्न पे दिखाते हैं, क्योंकि उसके लिए तो हमें इन्फिनिटी पाथ लेना होगा और तो मैटर फंस जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो वहाँ पर्टिकुलर जब कोई कहता है तब निकालते हैं, ऐसे अगर कोई बताना होगा नहीं बताइए इन्फिनिटी वाला, तो मैटर फंस जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप एक पर्टिकुलर पाथ लेके दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए कैसे होगा यहाँ पे, तो यह हो जाएगा आपका बराबर लिमिट, ठीक है, z टेंस टू 0, वही सेम पैटर्न पे इसको भी आप अपान में ला दीजिए, z हो जाएगा, ठीक है, e टू दी पावर कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 1/z के पावर 4, यही हो जाएगा यहाँ पे। अब मैं एक पाथ लेता हूँ, एक पाथ लीजिए, और देखिए ये सब स्पेशल क्वेश्चन है, तो पाथ भी एक आध 2 क्वेश्चन भी स्पेशली ले लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको उस इन्फिनिटी में से कोई 1 या 2 ही सर्च कर लेना है ऐसा जिस पर हमारी कहानी फेल कर जाए। तो कोई 1-2 या सर्च करना है ना, तो या तो आप इन्फिनिटी पूरा खोज के सर्च कीजिए, या तो आप पर्टिकुलर आप दिमाग में रखिए, यही तो हो सकता है। अब आप बैठ के सर्च थोड़ी करेंगे, आप इन्फिनिटी पूरा पाथ पूरा चेक करेंगे और कर ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल नहीं है पहली बात तो यहाँ पे मैं लेता हूँ z इक्वल टू r टू दी पावर i π/4 पोलर फॉर्म में। z इक्वल टू, यह पाथ आप यह दिमाग में रखेंगे जब इसका आएगा, तो z इक्वल टू r टू दी पावर i π/4, ठीक है ना, यह पाथ रहेगा, यह पाथ आप ले लेंगे, ठीक है क्या, z इक्वल टू r टू दी पावर i π/4। अब यहीं रख देंगे आप, यहाँ पे z के स्थान कितना r टू दी पावर i π/4, यहाँ भी e टू दी पावर है ना, z के स्थान कितना r टू दी पावर i π/4 रखिए, फिर मिटाऊँ ऊपर, मिटा दूँ क्या ऊपर, कहाँ तो लिखे हैं, इतना मिटा दिया। देखो यहाँ पे देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए साथ में, देखो कितना जाएगा, तब हो जाएगा यहाँ पे f डैश z हो जाएगा हमारा, f डैश z जो हो जाएगा वो देखिए इस तरीके से हो जाएगा, f डैश z ये मिल जाएगा आपको लिमिट z टेंस टू 0 और 1/z के स्थान पे बेटा r e टू दी पावर i π/4, क्लियर है, और फिर इनटू e टू दी पावर, फिर z के स्थान पे कितना 1/1 है, z के स्थान पे कितना है r e टू दी पावर i π/4 पावर 4, ठीक है। अब बताओ कितना आएगा, यहाँ हो जाएगा लिमिट z टेंस टू 0 1/r e टू दी पावर i π/4, ठीक ना, और इनटू e टू दी पावर, अब देखो यहाँ पे जब 4 लगाओ तो 4 से 4 कट जाएगा, ये देखो कहानी 4 से 4 कट जाएगा तो हो जाएगा e के पावर i पाई, है ना, मालूम क्या मिल जाएगा यहाँ से, देखो यहाँ पे 1/r के पावर 4 तो मिलवा करेगा, e के पावर i पाई मिल गया। अब e के पावर i पाई का मतलब cos पाई और प्लस का i साइन पाई, अब cos पाई cos 180 अंश का मान माइनस से, यही ना होता है भाई, cos 180 cos 90 प्लस 90 मतलब माइनस का साइन 90 मतलब माइनस का 1, तो ये हो जाता है -1, और साइन 180 जीरो होता है, कितना था 0, क्योंकि साइन 90 प्लस 90 cos 90 0 होता है, तो ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ आपको मिल जाएगा रिजल्ट, जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा कितना मालूम है, ये मिल जाएगा, मिटा दो इसको ना, तो जानते ही आप, यहाँ रिजल्ट मिल जाएगा 1/लिमिट z टेंस टू 0, ठीक है ना। अच्छा, अब चूंकि z है, आपने z इक्वल टू क्या मान लिया, r में मान लिया, तो यहाँ आप कर लीजिए r टेंस टू 0 1/r e टू दी पावर i π/4 इंटू e टू दी पावर -1/r के पावर 4, क्लियर है। अब ध्यान दो, जैसे ही r टेंस टू 0 करेंगे, जैसे ही r टेंस टू 0 करेंगे, यहाँ आगे देखो r टेंस टू 0 करेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी, और चूँकि माइनस है तो e के पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, e के पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, और यह 0 क्या सबको क्या कर देगा, सबको 0, और 1/0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, मतलब कि यह आ गया क्या नॉट एग्जिस्ट, इन्फिनिटी आ गया ना। अब डैश z अगर आ गया इन्फिनिटी मतलब डेरिवेटिव नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड हो गया, मतलब डेरिवेटिव का इस पॉइंट पर डिफाइंड ही नहीं है, मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इस पॉइंट पर, तो आप लिखेंगे 10 f डैश z नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, ये स्पेशल क्वेश्चन है, मतलब ये बस यहीं पर लगेगा,
और कहीं आपको लगाने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि ऐसा ही आपको 50 क्वेश्चन आएंगे आपको ऐसे ही लगाने हैं सब में, ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्टिकुलर यहीं के लिए, कहानी खत्म यहीं पे, बस इतनी ही बात। जैसे स्पेशल क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में हमेशा होने चाहिए, बस इतना ही ध्यान देना है आपको। और सबसे खतरनाक यही था, जहाँ तक आप करेंगे कोई भी, जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना, बस यही पाएंगे, और सब एकदम इजी वे में है। ये कई बार पूछा भी गया, उठा कर हम साथ देखेंगे, इसका महत्व भी समझ में आएगा। हर दूसरे तीसरे बार पक्का पूछा है। अगर पिछली बार नहीं है तो इस बार तैयार भी रहिएगा आप लोग। अभी इस बार पेपर नहीं हुआ, पेपर चल रहा है लगातार। अभी देखिए 29 को पेपर हुआ है, 29 को शायद डेट पड़ा हुआ है 3rd ईयर का मैथ का पेपर होने के लिए, लेकिन उसमें भी व्यवधान चालू हो गए हैं। कुछ एग्ज़ाम उस दिन भी हैं, संडे के दिन, संडे का पेपर पड़ा हुआ है। कुछ एग्ज़ाम उस दिन भी हैं, और कुछ लोग अपना अनुरोध भी भेज दिए हैं कि नहीं संडे को पेपर ना कराया जाए। चलेगा, जाएगा अगले साल तक। देखिए यही क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन है fz = x² y⁵ इतना है। अब इसी को हमको चेक करना है इसका नेचर। तो नेचर छोड़िए, हम लोग पूरा देख ही लेते हैं कि ये थियरी क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। मतलब आपको बताना यही है कि यह एनालिटिक है कि नहीं है। आइए देखिए, वो बहुत सीधी बात। u मैं पूछूं, डायरेक्टली पूछूं ना, u(x, y) कितना होगा बताओ? x³ y⁵ x⁴ + y⁴ 10, ना। vxy कितना? x² y⁴ x⁴ + y⁴ 10। क्लियर है? यह हो गया। आइए डेभा u/डेभा x इंक्लूडिंग ओरिजिन, ओरिजिन भी पूछेगा, जब भी पूछेगा। लिमिट x टेंस टू 0 ux0 - u0 0/x। बताओ लिमिट x टेंस टू 0 ux0 साफ खत्म, u0 0 फिर साफ, है ना। तो ओवरऑल ये साफा रहेगा। बोलो, यही नहीं सब हो जाएंगे, क्योंकि भाई इनटू के रूप में ना है, तो सब खत्म कर देगा। डेभा u/डेभा y, डेभा v/डेभा x, डेभा v/डेभा y। ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर एग्जाम में समय बचाना रहे, बचा लेंगे आप। मालूम कैसे? जैसे कि आप डेभा u/डेभा x निकालेंगे, मैंने बुक में भी पैटर्न देखा, बुक वाले भी ऐसे ही बहुत क्वेश्चन कर दिए हैं। डेभा u/डेभा x निकाला, आप उसी पैटर्न पे डायरेक्टली डेभा u/डेभा y भी लिख सकते हैं, डेभा v/डेभा x भी लिख सकते हैं, और डेभा v/डेभा y भी लिख सकते हैं उसी पैटर्न पे। अब पैटर्न पहचानने के लिए बहुत सिंपल है। अब जब डेभा u/डेभा x उसने बोल दिया थियरी क्वेश्चन सेटिस्फाइड, तो अगर डेभा u/डेभा x अगर आपने निकाल दिया, है ना, डेभा u/डेभा x अगर आपने निकाल दिया, तो कन्फर्म है कि वो ux vy के बराबर ही आएगा। तो जो ux आएगा डायरेक्टली वही vy छाप देंगे आप। और जैसे u वाला पैटर्न है उसी v वाला पकड़ेंगे आप। तो अगर मान लीजिए आपके पास uy निकल के आ गया, या कहीं से आप पता कर लिए तुरंत देख के कहीं से भी, है ना, तो मालूम चल जाएगा। x वाला रखेंगे तो u वाला भी मालूम चल ही जाएगा। तो वो जब मालूम चल जाएगा तो फिर जान लीजिएगा जो vx आएगा उसका नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो एक दो अगर निकालते हैं, तो एक दो अगर आप वैसे ही लिख देते हैं तो कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं, क्योंकि आप नकल मार्क थोड़ी लिख रहे हैं, है ना। क्योंकि आप ऐसा कर सकते हैं, तो कर सकते हैं तो लिख दीजिए। ठीक है। तो एक्चुअली क्या डायरेक्ट हम वहाँ पर नहीं लिखते, या ऐसी चीज़ों को नहीं लिखते जो वास्तव में डायरेक्ट लिखा नहीं जा सकता। बात समझ में आई? हम कुछ ऐसी चीज़ डायरेक्ट लिख दिए जो हम डायरेक्ट लिख ही नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब कन्फर्म को नकल मार के लिखे हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लिख दूँ, ये कैसे हो सकता है ना। तो जो चीज़ें डायरेक्ट नहीं लिखी जा सकती उसको मत लिखिए, लेकिन जो चीज़ें अगर डायरेक्टली हम लिख पा रहे हैं, एक दो लगाएं फिर उसी पैटर्न पे सिमिलरली करके लिख पा रहे हैं, तो लिख देंगे, कोई समस्या नहीं। तो क्योंकि वो हम अपने से लिख सकते हैं, हमने लिखा, बस सीधी सी बात है। ये हो गया, इसका मतलब CR इक्वेशन क्या हो गया, काम खत्म, सेटिस्फाइड। ठीक है ना। अब आते हैं डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेंगे, पता चल जाएगा कि हमारा फंक्शन जो है वह एनालिटिक है कि नहीं है। तो देखो बेटा ध्यान से देखना है। अब f' लिमिट z टेंस टू 0 fz, मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो लिमिट z टेंस टू 0 fz मतलब यही पूरा है ना। तो जाएगा कितना, x² y⁵ x + iy अपान x⁴ y⁴ 10 और माइनस f00 अपान z है, मतलब x + iy। 60 में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है।
जेड मतलब एक्स प्लस आई वाई साफ, ठीक। अब देखो कितना आ गया, लिमिट जेड टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5 एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 10, ठीक है। अब बड़ी बात ध्यान से समझिएगा, अब आपको यहाँ पे क्या लेना होता है, पाथ। आपको नॉट डिफरेंशिएबल, देखिए डिफरेंशिएबल ऐसे दिखाना होगा तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अगर ऐसे दिखाएंगे तो आपको हर पाथ चेक करना होगा, लेकिन एक्चुअल में नॉट डिफरेंशिएबल ही, मैं बोला ना आपसे जो क्वेश्चन पूछाएंगे सब नॉट डिफरेंशिएबल वाले होंगे, तो ये नॉट डिफरेंशिएबल ही है। तो आपको ऐसा दो पाथ कहीं से दिमाग लगा के कंसिडर कीजिए जिसको रखने पर जो लिमिट है वो डिफरेंट हो जाए, है ना। तो देखो एक तरीका तो यह है कि आप एलॉन्ग एक्स एक्सिस ले सकते हैं या एलॉन्ग वाई एक्सिस। अब उसमें से कोई एक ही ले सकते हैं, क्यों मालूम है, क्योंकि एलॉन्ग एक्स एक्सिस भी वही आएगा, वाई एक्सिस भी वही आएगा, क्योंकि इनटू ना है। जब एलॉन्ग एक्स एक्सिस बोलेंगे तो वाई इक्वल टू 0 साफ 0 हो जाएगा, एलॉन्ग वाई एक्सिस तो एक्स इक्वल टू 0 साफ। इसका मतलब यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मतलब एक का लिए आप, क्योंकि भाई बराबर आ गया। अब बराबर आने पे तो हम बोलते हैं भाई कि तब और चेक करेंगे, सब बराबर आएंगे तो डिफरेंशिएबल बोलेंगे, तो कोई मतलब निकल आएगा नहीं बराबर होने पर। जब कोई डिफर करेगा तब मजा आएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का मतलब एक का हो गया, तो रिजल्ट सेम दे दीजिए। हमको ऐसा लेना है जो रिजल्ट सेम ना दे। अच्छा बताओ, ऐसा कुछ रख दें वाई बराबर जो कट के कुछ और आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है जो कटे और कुछ निकल के आए? तो मैं क्या करूँ, बहुत सिंपल सा है, और आप जैसे मैं बताऊंगा ना आप भी नहीं भूलेंगे, आप भी वो पैटर्न पकड़ लेंगे, ठीक ना। लेट पाथ y के पावर 5 की जगह पे मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर। देखो अगर मैं y इक्वल टू एक्स रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर लेकिन आपको सॉल्व करने में समस्याएं होंगी, कॉमन करना होगा, भाग देना होगा, लेकिन ऐसा खट से कट जाएगा। y के पावर 5 को लिखेंगे एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा एक्स के पावर 4 प्लस y के पावर 5 एक्स स्क्वायर, यहाँ y पावर 10 है, एक्स के पावर 4, तो मालूम क्या हो जाएगा। तो वैसे केस में हो जाएगा एफ डैश जेड जो हो जाएगा बेटा, लिमिट जेड टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के पावर 4, और यह आपका हो जाएगा 1/2 करके, है ना भाई। एक्स पावर 4 एक्स पावर 4 2 एक्स पावर 4 हो जाएगा, एक्स पावर 4 कट जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो इसकी लिमिट कितनी आ गई 1/2। और जब लेंगे लेट एलॉन्ग कोई भी एक्स एक्सिस ले लो चाहे वाई एक्सिस ले लो, तो ऐसे केस में क्या होगा, एलॉन्ग एक्स एक्सिस लोगे तो वाई इक्वल टू 0 साफ हो जाएगा तुरंत। तब ऐसे केस में एफ डैश जेड क्या हो जाएगा 0। तो आपने देखा कि जब अलग अलग पाथ हमने लिया लिमिट डिफर हो गया, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट द ओरिजिन। बस हो गया नेचर इसका फाइंड। तो क्वेश्चन पूछा गया है, छाप लीजिए। तो देखिए ये भी सेटिंग होती है, किस तरीके से हम रखें कट के तुरंत आपका आंसर डिफर कर जाए और वैल्यू भी निकल के आ जाए। मैंने कल ही बोला था आपसे कि हम पाथ वही कंसिडर करेंगे, उसी तरीके कंसिडर करेंगे ताकि लिमिट में हम ना फंसें, क्योंकि इसमें स्पेशली क्वेश्चन है, सब हूबहू ऐसे ही आते हैं, तो बेवजह का हम लिमिट में फंसना नहीं चाहेंगे। तो ऐसा हम कुछ पाथ लें ताकि तुरंत लिमिट आ जाए कट पीट के। देखिए इस पूरे चैप्टर में आपको कितने टाइप के क्वेश्चंस को देखने हैं, ठीक है, और क्या चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। इस पूरे चैप्टर में सबसे पहले आप जान लीजिएगा, आपको जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है वो हार्मोनिक से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। हार्मोनिक में क्वेश्चन दे देगा कि बताइए हार्मोनिक है कि नहीं है, तो आप जान ही गए। अगर यू एक्स वाई दे दिया, बोला हार्मोनिक है कि नहीं, तो क्या करेंगे आप, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई, बहुत सीधी सी बात है, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन होगा कि जो है सीआर इक्वेशन खाली चेक करना रहेगा, नॉट एनालिटिक तो सीआर इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड, है ना, वो सीआर इक्वेशन वाला भी कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। अब फिर अगला कॉन्सेप्ट है यू दिया है तो भी कैसे निकालेंगे, भी दिया है तो यू कैसे निकालेंगे, या यू या भी दिया है तो फंक्शन कैसे निकालेंगे। मैंने 3 तरीका बताया था, है ना। आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा, और नहीं भी है तो उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, और मैं क्वेश्चन कुछ और करा देता हूँ, आपको घबराइए मत, है ना। तो एक तरीका एक आपका ये होता है क्वेश्चन। फिर अगला जो पैटर्न होता है वो होता है यू माइनस भी या यू प्लस भी दे दे, आपको क्या दे दे, यू माइनस भी और यू प्लस भी दे दे। यू माइनस भी और यू प्लस भी दे दे, तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन जो यहाँ से आता है पहले चैप्टर से,
है ना, वो आता है आपका ओरिजिन पे एनालिटिक कैसे चेक करते हैं ओरिजिन पर। तो ओरिजिन चेक करने का तरीका आपका यह है, ठीक है। जिसमें से मैंने 3-4 2 कल और 2 आज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएं, 1-2 क्वेश्चन अभी मैं और लिखाता हूँ, ये भी आप कर लेंगे, काम आपका हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसी पे हम 3-4 थ्योरम, छोटे छोटे थ्योरम है बस ऐसे ही, ताकि अच्छा लगे नोट्स देखने में, है ना। 3-4 थ्योरम, उसके द्वारा कुछ कॉन्सेप्ट, उसके जरिए कुछ कॉन्सेप्ट बता दूंगा आप लोगों को, बस वो काम आपका खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म। फिर अगला जो चैप्टर चालू होगा वो होगा पावर सीरीज, वो चालू होता खत्म हो जाएगा पावर सीरीज। हाँ, जो पावर सीरीज है ना, इतना सा ये है, वो जैसे चालू करेंगे वैसे खत्म हो जाएगा, मतलब उसी दिन वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब अब उसके बाद फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, है ना, डेली आपकी कहानी खत्म होती जाएगी, एक एक चैप्टर डेली ही खत्म हो जाएगा, 15 से 20 दिन में खत्म कर दूँगा पूरा कॉम्प्लेक्स, इतने लगभग करेगा। और ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल में पहले चैप्टर में भी समय लगता है खाली, उसके बाद रोज़ एक चैप्टर जाता है, डेली रोज़ एक चैप्टर जाता है। भले प्रैक्टिस के चक्कर में हम 2 दिन ले लें एक चैप्टर ख़त्म करने, वो अलग बात है, बट डेली एक चैप्टर चला जाएगा, निश्चित है। तो आगामी जो है सितंबर, ये लिख के ले लीजिए, सितंबर ख़त्म होते होते कॉम्प्लेक्स और न्यूमेरिकल में ख़त्म कर दूँगा, ये बता दे रहा हूँ। 15-20 अक्टूबर आते आते लिख लीजिएगा, अगर इससे मैं बाहर भी एक दिन गया तो आप फीस माफ़ हो जाएगा आप लोगों का। हाँ, अगला अक्टूबर 15-20 आते आते ऑप्शनल पेपर LPP भी हो जाएगा ख़त्म। फिर बचा जो अक्टूबर में 5-10 दिन, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, खाली रियल पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा मज़े से पढ़ेंगे, मतलब है ना, एकदम समझा के अच्छे से, जितना टफ रहेगा उसको उतने आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे, एकदम आराम से एकदम रिलैक्स होकर पढ़ेंगे। एक का थ्योरम पढ़ेंगे, एक का प्रूफ बताएंगे, लेकिन वो उस दिन आएगा, इस तरीके से उस पर एकदम समय दे के आराम से लेके चलेंगे। और कुछ रिवीजन करवा लीजिए, या विद्वान बनने का मन है तो एक आध पेपर हमसे और पढ़ लीजिएगा। खाली हम कंप्यूटर वाला नहीं पढ़ा पाएंगे, बता दे रहे, नहीं तो हम जितने ऑप्शन में कुल पढ़ा देंगे। तो उसके बाद आपको पेपर पढ़ने का मन होगा तो आप वो भी पढ़ लीजिएगा, हमसे टेंसर पढ़ लीजिएगा, टेंसर एनालिसिस, वो पढ़ाएंगे आप लोगों को, लास्ट में बता देंगे आपको एक्स्ट्रा, क्योंकि जब फिजिक्स से MSc करते हैं तो वहाँ टेंसर से क्वेश्चन आते हैं, और कहीं कहीं टेंसर से हल्का सा MSc मैथ में भी कुछ चीज़ें आती हैं बेसिक रूप में, तो मैं आपको टेंसर बता दूंगा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए खाली, ठीक है। समय बहुत रहेगा हमारे पास, समय इतना रहेगा कि 6 ऑप्शनल और 3 कंपल्सरी, 9 पेपर पढ़ा दूंगा। पढ़ेंगे आप लोग? कोशिश करते हैं। एक बार चालू कर दिया था ऑप्शनल जो है LPP ख़त्म करने के बाद कॉलेज में चालू कर दिया था प्रोबेबिलिटी, लगा प्रोबेबिलिटी पढ़ानी वहीं पे, कुछ पढ़ाते रहिए उसी में भैया। पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो कुछ आपको भी आएगा, है ना, नहीं तो रखे दिमाग में सब निकल जाता है, भूल जाता है। और बहुत बड़ी बात थोड़ी है, जब हमें 4 पेपर आ गया तो ये थोड़ी कि 5वां पढ़ लेंगे तो चौथा भूल जाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला तो है नहीं, आपका नॉलेज तो बढ़बे करेगा। हाँ, अब आलसी हो कि नहीं हम और नहीं पढ़ना चाहते तो बात दूसरी है, लेकिन ये कन्फर्म है कि 5वां पढ़ने से आपका पहला दूसरा गायब नहीं हो जाएगा। हाँ, बस ये है कि 5वां पढ़ते वक्त ये नहीं कि चारों पेपर भूल जाएँ पूरा एकदम, उसको रिवीजन ही ना करें, ठीक है। वैसे आप पढ़ते, जितना आप पढ़ेंगे ना, देखिए मैथमेटिक्स मतलब क्या, दिमाग की प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा जो है पढ़ेंगे आप उतना प्रैक्टिस होगा, चाहे कुछ पढ़िए, प्रैक्टिस बस हो रहा है, मतलब मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं आप, सीधी सी बात, तो काम होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उसको बोल देता हूँ, आप कर सकते हैं, आप प्रयास भी कीजिएगा, शायद आप कर भी लेंगे। देखिए क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन कभी कभार एक बार मुझे लगा है कि पूछा है, u-v वाला दिया है, क्वेश्चन अब वही होंगे जिस टाइप बताया क्वेश्चन, वो वही वाले होंगे सब, कुछ नया टॉपिक नहीं होगा। ये x माइनस का y, x² प्लस का 4xy प्लस का y²। मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि देखिए आप कृष्णा पब्लिकेशन की बुक रखे हैं, आप जो है राम प्रसाद की बुक रखे हैं, आपको एक आध 2 टॉपिक नए भी उसमें दिख सकते हैं, कुछ नई बातें वहाँ पे दिखाई दे सकती हैं, आप उसको पूछ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट में जो पढ़ाऊँगा वही सिलेबस रहेगा, और वही वंदना प्रकाशन में सेम एकदम एग्जैक्ट एकदम उतना ही रहेगा, ठीक है। तो कहने मतलब ऐसे ये बुक है, अब ये बुक दुगना है, जस्ट दुगना है। वंदना प्रकाशन का जो आप देखेंगे, मैं कल से लेके आके दिखाता हूँ आपको देख के हंसी आएगी कि यार यही पढ़ना है मैथ में, इसका आधा से कम होगा वो कॉम्प्लेक्स, और वही पढ़ना है, वही सिलेबस है आपका, इसमें आधा एक्स्ट्रा दिया, सोच लीजिए आप। तो वही चीज़ें हैं जो है कि अगर ये बुक आपके पास है, एक आध 2 टॉपिक मान लीजिए आपको कुछ एक्स्ट्रा दिख गया, कुछ क्वेश्चन दिख गया अलग, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हैं इसमें, जैसे दिया है कि सीज दिया क्वेश्चन कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ जेड द फंक्शन सीज टू बी एनालिटिक, तो अब ऐसा कोई सीज वाला पढ़ाई में नहीं किए, लेकिन आप चाहेंगे मैं बता दूंगा,
देखिए सीज मतलब क्या होता है, जहाँ भी किसी क्वेश्चन में सीज बोले, सीज टू बी एनालिटिक, तो जेड का वह वैल्यू जिसको रखने पर फंक्शन सीज हो जाए। कोई सीज कब होता है, जैसे बोलते हैं 4 व्हीलर उनका सीज हो गया, मतलब बस ख़त्म कहानी, उसको पैक कर दिया गया है ना, अब वो जो है यूज लायक नहीं रहेगा, कहानी ख़त्म मतलब उसका यूज ही ख़त्म। तो जैसे जेड का वह वैल्यू जिस पर फंक्शन जो है एनालिटिक होने के लिए सीज हो जाए, मतलब कि जैसे ही जेड का वैल्यू रखें वो फंक्शन उस पर एनालिटिक हो ही नहीं पाएगा। ऐसा जेड का वैल्यू जिस पर फंक्शन एनालिटिक हो ही ना पाए, जिस पर फंक्शन एनालिटिक जब उसको रखें तो इसे फंक्शन हर वैल्यू पर एनालिटिक हो रहा है, जेड के हर वैल्यू पर हो रहा है, लेकिन जैसे जेड का वो पर्टिकुलर वैल्यू रखें सीज कर गया, मतलब ख़त्म, फेल कर गया, है ना, यह चीज़ है। तो ऐसे भी कुछ टॉपिक आपको ऐसे ऐसे बुक में कुछ नई नई टॉपिक एक आध दो ठो ऐसे वर्ड आपको दिख सकते हैं, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप चाहेंगे तो मैं बता दूंगा, आप अगर चलते हैं सिलेबस अकॉर्डिंग तो चलते रहिए आप, ठीक है। सिलेबस वंदना प्रकाशन एकदम एग्जैक्ट पतली बुक ले लीजिएगा आप लोग, वही पढ़िएगा जम के। देखिए ये है आपका u माइनस भी दिया है, क्या पूछेगा आप तो जानवर करते हैं, क्या पूछेगा, एफ जेड पूछेगा, तो लिख लीजिए क्वेश्चन, फाइंड एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी। फाइंड एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी, ठीक है। फिर ये तो हो गया। दूसरा एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए, u माइनस भी इक्वल टू ई टू द पावर y माइनस का कॉस x प्लस का साइन x अपान कॉस हाइपरबोलिक y माइनस का कॉस x। अभी बताओ क्वेश्चन कौन सा पता है, मैं भी शायद मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन ही मैंने कल दिया था, खाली मालूम क्या था, ये हाइपरबोलिक y जो था वो e के पावर y प्लस e के पावर माइनस y के फॉर्म में था, है ना। तो ये एकदम हुबहू इसी तरह का क्वेश्चन है। तो ये दो क्वेश्चन, अच्छा इसमें कंडीशन भी, उसमें कंडीशन था, इसमें कंडीशन ले लीजिए। इसमें कंडीशन है एफ पाई बाई 2 इक्वल टू दिया है 3 माइनस का आई बाई 2, इसमें यह कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है भैया। अच्छा ये क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल है आपका, ये तुरंत लगा लेंगे, हम तेज हैं बहुत। एफ जेड इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर एक्स प्लस का आई वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई के पावर 4, तुरंत लगाएंगे, इसको लगा लेंगे कि नहीं, इसको बताओ क्या करेंगे, नेचर चेक करना है, क्या रखेंगे पाथ कौन कौन सा लेंगे, देखो अपान जेड इससे कट ही जाएगा, एकदम हुबहू से ही होगा। वहाँ y के पावर 5 था, यहाँ y स्क्वायर है, तो अब क्या करेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स रखेंगे, यस y स्क्वायर इक्वल टू एक्स रखेंगे, 1/2 इसका भी आ जाएगा तुरंत, है ना। तो नॉट एनालिटिक, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो भैया इसके ऊपर एक को क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब मैं कल कुछ आपको जो है कुछ क्वेश्चन का बारे में आपको पूछना रहे तो आप उसको पूछ लीजिएगा, और मैं कुछ थ्योरम 3-4 तो कराऊंगा, एक कल कराऊंगा चाहे जितना समय लग जाए, जो क्वेश्चन आपको पूछना है आप पूछ लीजिएगा, कुछ 3-4 थ्योरम मैं करा दूंगा, खाली अच्छा लगे नोट्स देखने में इसलिए, ठीक है। और उसके बाद जो है कुछ अटपटांग टॉपिक बता दूंगा आपको, जैसे इसमें कुछ अटपटांग वर्ड कहीं यूज किया है तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी बता दूंगा आप लोगों को। बट आपको इतना फोकस करना है ये सब क्वेश्चन, और इतने टाइप के क्वेश्चन को ही फोकस करना है, जो भी आएगा घुमा फिरा के यही सब आएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई, हार्मोनिक, एट द ओरिजिन, यू दिया भी निकालना, एफ जेड निकालना, यू माइनस भी दिया तो कैसे निकालते हैं, यही काम है। बात समझ में आ रही है। चलिए फिर अब कल आपको बताते हैं थ्योरम वाला, ठीक। जो भी क्वेश्चन पूछना हो, देखिए एक्सरसाइज पूरा पड़ा है आपके पास जो भी बुक होगा एक्सरसाइज में तमाम क्वेश्चन दिए हैं, है ना। आपका मन होगा आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप पूछ लीजिएगा, बता दूंगा, ठीक है। देखिए इतना आप तैयार कर लीजिएगा, आपका 100% है।